हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेट पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा की बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बताएंगे वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट करके याद कर लीजिएगा। कहता है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं। कहता है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर लिख के डैश देना है। ठीक है, एक साथ लिखना है वायवीय श्वसन, एक साथ लिखना है अवायवीय श्वसन, बीच में ऐसे लाइन खींचना है। तो वायवीय श्वसन में पहला कहता है पॉइंट कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन होता है। किसकी उपस्थिति में? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है वायवीय श्वसन होता है। और अवायवीय श्वसन में पहला पॉइंट कहता है कि अवायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, वायवीय और अवायवीय में पहला पॉइंट ये था। वायवीय श्वसन में कहता है कि ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीजन होता है, ग्लूकोज का जो है पूर्ण ऑक्सीजन होता है। और अवायवीय श्वसन का दूसरा पॉइंट कहता है कि अवायवीय श्वसन में जो है अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें कहता है कि वायवीय श्वसन में जो है, ठीक है, अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। वायवीय श्वसन में क्या होता है कि अधिक मात्रा में जो है ऊर्जा का उत्पादन होता है, जबकि जो है अवायवीय श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो यही जो है अंतर है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के ठीक है क्या परिणाम हो सकते हैं। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या कारण हो सकता है। ठीक है, तो इसका उत्तर है, कहता है हमारे शरीर में यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है तो ऑक्सीजन की वहन क्षमता घट जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की क्या होती है, वहन क्षमता जो है घट जाती है। इसलिए ऑक्सीजन की कमी से होने वाली सताने लगते हैं रोग जो है सताने लगते हैं। क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी से जो है होने वाले रोग सताने लगते हैं। खासकर हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो है सांस फूलने लगती है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होती है, तो सांस फूलने लगती है। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा। ठीक है, तो मेरुरज्जु आघात के किन संकेतों के आने से जो है व्यवधान होगा। तो इसका उत्तर कहता है कि मेरुरज्जु आघात के कारण जो है संकेत जो मस्तिष्क से दूर मेरुरज्जु होते हुए जाते हैं उसके आवागमन में व्यवधान उत्पन्न होती है। ठीक है, उसके आवागमन में क्या होती है, व्यवधान उत्पन्न होती है। इससे मस्तिष्क को संवाद सही ढंग से नहीं मिल पाता है। इससे क्या होता है कि मस्तिष्क को जो है संवाद सही ढंग से नहीं मिल पाता है। ठीक है, यही संकेत मिल पाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जाइलम एवं फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। तो जाइलम एवं फ्लोएम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जाइलम एवं फ्लोएम में जो है पदार्थों के वहन में क्या अंतर है, तो इसके बारे में बताना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कहता है कि जाइलम एवं फ्लोएम में पदार्थों के वहन में निम्नलिखित अंतर है। ऐसे लिखना है। ठीक है, डैश देना है, 2 भाग में करना है। एक साथ लिखना है जाइलम द्वारा वहन और एक साथ लिखना है फ्लोएम द्वारा वहन। तो दोनों का पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो जाइलम का पहला पॉइंट कहता है कि जाइलम जो है वृक्ष के, ठीक है, वृक्ष के धड़ शाखाओं तथा पत्तियों का तथा घुलनशील लवण पहुंचाते हैं। ठीक है, और फ्लोएम में कहता है कि फ्लोएम जो है भोजन पदार्थों को घुली अवस्था में पत्तियों से पादप से दूसरे हिस्से में पहुंचाते हैं। तो यह है। जाइलम का दूसरा पॉइंट कहता है कि इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती है। जाइलम में क्या होती है कि ऊर्जा खर्च नहीं होती है। और फ्लोएम में कहता है कि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि यह सक्रिय परक्रम है। ये क्या है, सक्रिय परक्रम है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। इसका 5वां क्वेश्चन में कहता है कि प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने की क्रिया के बीच में जो है क्या अंतर है, तो इसके बारे में बताना है। तो चलिए इसका उत्तर कहता है कि प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने की क्रिया में अंतर।
तो प्रतिवर्ती क्रिया लिख के डैश देना है और टहलने की क्रिया लिख के डैश देना है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का पहला पॉइंट कहता है कि प्रतिवर्ती क्रिया जो है मेरुरज्जु द्वारा संपादित होता है। प्रतिवर्तित क्रिया जो है वो किसके द्वारा संपादित होता है, तो मेरुरज्जु के द्वारा होता है। जबकि टहलने की क्रिया जो है यह सोच समझकर किया जाता है। यह क्या करता है, सोच समझकर किया जाता है। प्रतिवर्ती दूसरा पॉइंट कहता है कि यह क्रिया अवचेतन मस्तिष्क की अवस्था में होती है। अवचेतन मस्तिष्क की अवस्था में होती है, जबकि टहलने की क्रिया जो है यह क्रिया प्रमस्तिष्क के नियंत्रण की अवस्था में होती है। तीसरा पॉइंट कहता है यह बदलना नहीं जा सकता, यह बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, यानी प्रतिवर्ती क्रिया जो है यह बदला नहीं जा सकता है, लेकिन ये टहलने की क्रिया जो है यह बदला जा सकता है। ठीक है, यही प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने की क्रिया के बीच अंतर है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि छुई मुई पादप की पत्तियों की गति, छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कहता है छुई मुई पादप की गति प्रकाश के उद्दीपन की दिशा से प्रभावित गति से भिन्न है। क्या करता है कि उद्दीपन की दिशा से प्रभावित गति से भिन्न है। छुई मुई की गति जो है अंकुच गति कहलाती है। छुई मुई की गति क्या कहलाती है, अंकुचन गति कहलाती है। जबकि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति प्रकाश के उद्दीपन की दिशा से प्रभावित होती है। क्या होती है कि जब प्रकाश की ओर से जो है, ठीक है, प्ररोह की गति प्रकाश के उद्दीपन की दिशा से प्रभावित होती है। पौधा उसी ओर मुड़ता है, पौधा उसी ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है जिधर से प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो पौधा जो है उसी ओर मुड़ता है जिधर प्रकाश की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 8 नंबर, कहता है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह जो है क्यों दी जाती है, तो आप लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम होता ध्यान से सुनिए। तो इसका उत्तर कहता है कि अबटू ग्रंथि को, ठीक है, अबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। ठीक है, अबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या है, आयोडीन आवश्यक है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपाचयन क्रिया को हमारे शरीर में नियंत्रित करता है। क्या करता है, थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट जो है प्रोटीन तथा वसा को क्या करता है, उपाचयन क्रिया को हमारे शरीर में क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, कहता है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए जो है आयोडीन अनिवार्य है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, तो आयोडीन आवश्यक है। तो आयोडीन की कमी से जो है घेगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो घेगा रोग होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट सब। तो आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, तो उसमें क्वेश्चन में दे देगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ऑप्शन घेगा, ये बहुत सारा दे देगा, तो उसमें घेगा रोग हो जाता है। ठीक है, कहता है इसी कारण जो है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। इसी कारण क्या होती है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मधुमेह के कुछ रोगों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। ठीक है, मधुमेह के कुछ रोगों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर कहता है कि मधुमेह के रोग में, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि की कम सक्रिय के कारण, ठीक है, मधुमेह के रोगों में, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि की कमी सक्रियता के कारण, ठीक है, इंसुलिन नामक हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होती है। इसलिए रक्त में शर्करा बढ़ता जाता है, अतः इंसुलिन का इंजेक्शन देकर रोगी के रक्त की शर्करा को नियंत्रित किया जाता है। क्या कहता है कि इंसुलिन का इंजेक्शन देकर जो है रोगी के रक्त यानी ब्लड को, ठीक है, की सक्रियता को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
अगला जो 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। ठीक है, पादप में जो है प्रकाशानुवर्तन जो है किस प्रकार होता है। तो इसका उत्तर कहता है कि पादप में प्रकाशानुवर्तन प्रकाश के उद्दीपन के प्रभाव से प्रकाश की ओर होता है। ठीक है, प्रकाश की ओर होता है। कहता है कि प्रकाशानुवर्तन के में पादप प्रकाश की ओर मुड़ता है प्रकाश की ओर क्या होता है, मुड़ता है, जबकि जड़ उसके विपरीत दिशा में अर्थात जमीन की ओर मुड़ जाती है। यही पादप में प्रकाशानुवर्तन की प्रक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि द्विविखंडन और बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। द्विविखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कहता है द्विविखंडन बहुखंडन से निम्न प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो एक साइड लिखना है द्विविखंडन, एक साइड लिखा बहुखंडन। चलिए बीच में ऐसे लिखना। लिखने के बाद जो है पहला पॉइंट कहता है कि यह यानी जो है द्विविखंडन जो है कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। कोशिका विभाजन के द्वारा क्या होती है कि नए जीव की उत्पत्ति होती है। इसमें कोशिका 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। ये जो है कोशिका 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाती है, जैसे कि अमीबा। ठीक है, अमीबा जो है 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। बहुखंडन द्वारा कहता है कि यह एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। यह क्या होती है, नए जीव की उत्पत्ति होती है। इसमें कोशिका अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। यह क्या होती है कि संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जैसे कि मलेरिया परजीवी, ठीक है, प्लेज्मीडियम, ये सब होती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। बीजाणु द्वारा जो है जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कहता है कि अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में ठीक है विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती है। कहता है कि ऊर्ध्वर तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ संरचनाएं जनन में भाग लेती है। क्या करती है कि ऊर्ध्वर तंतुओं पर जो है सूक्ष्म गुच्छ संरचनाएं जनन में भाग लेती है। इस गुच्छा में बीजाणु भरे होते हैं। इस गुच्छा में क्या होते हैं, बीजाणु भरे होते हैं, जिसे बीजाणुधानी कहते हैं। ठीक है, यह बीजाणु वृद्धि करके ठीक है राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। परागण क्रिया जो निषेचन से किस प्रकार भिन्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता है परागण क्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचाता है। इसमें किसी प्रकार की 2 कोशिकाओं में संलयन नहीं होती है। इसमें जो है क्या होता है कि किसी प्रकार के 2 कोशिकाओं में संलयन नहीं होता है। निषेचन में नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है। इसमें क्या होता है कि निषेचन में 2 नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है। युग्मनज का निर्माण होता है, यह परागण के बाद होता है। ठीक है, यह जो है क्या होता है परागण के बाद होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। ठीक है, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। तो इसका उत्तर कहता है कि प्रोस्टेट तथा शुक्राणु अपने स्राव्य शुक्रवाही में डालते हैं। ठीक है, प्रोस्टेट तथा शुक्राणु जो है अपने स्राव यानी शुक्रवाहिकी में डालते हैं। इससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण उसका जो है स्थानांतरण सरलता से हो जाता है। सरलता से हो जाता है। साथ ही यह स्राव्य उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं हैं। शुक्राणु क्या होता है, तो सूक्ष्म संरचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। ठीक है, यौवनारंभ के समय जो है लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं। कहता है यौवनारंभ के समय लड़कियों में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट कहता है कि स्तनों के आकार में वृद्धि होना। ठीक है, स्तनों के आकार में वृद्धि होना। दूसरा है
स्तनाग्र की त्वचा के रंग का गहराना। और तीसरा पॉइंट कहता है रजोधर्म का प्रारंभ होना। रजोधर्म का क्या होना? प्रारंभ होना।